बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, हज़ब मामूल आप देख रहे हैं हेल्थ अवर और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हैदर अब्बास। आज हमारे प्रोग्राम का पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। आज हमारे पास जो है नॉर्मली है, जैसे कि आपको मालूम है, हमारे साथ गेस्ट होते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं, आपके सवालों के जवाब लेते हैं। आज जो है वो हमारे गेस्ट नहीं तशरीफ़ ला पाएँ तो मैं अकेला शो करूँगा, लेकिन आज का टॉपिक जो है वो मैंने जनरल टॉपिक रखा हुआ है। जनरल हेल्थ अवेयरनेस से मुतालिक जो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि डायबिटीज़ क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, हाई कोलेस्ट्रोल क्या है और इन सब चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं। तो इस जैसे कि पता है आपको नाज़रीन कि हमारा शो जो है लाइव इंटरेक्टिव शो है। इसके अंदर आप जो है आप हमारे साथ का कॉल लेकर शामिल हो सकते हैं। कोई भी आप जनरल टॉपिक से रिलेटेड, डायबिटीज़ से मुतालिक, हाइपरटेंशन से मुतालिक या हाइपरलिपिडीमिया जिसको हाई कोलेस्ट्रोल कहते हैं, उससे मुतालिक कोई भी आपका सवाल आपके जहन में पैदा हो रहा तो ज़रूर टेलीफोन कॉल पर लाएँ और हमसे सवाल कीजिए। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं डायबिटीज़ के ऊपर कि डायबिटीज़ क्या होती है और ये कैसे होती है, और अगर कुछ लोगों को डायबिटीज़ हो गई है तो उनको क्या करना चाहिए। अगर आप लोग को अभी डायबिटीज़ नहीं है तो आप इस डायबिटीज़ से कैसे बच सकते हैं। तो डायबिटीज़ जो है वो 3 किस्म की होती है। डायबिटीज़ जो है वो टाइप 1 होती है और डायबिटीज़ जो है वो टाइप 2 होती है। और तीसरी जो डायबिटीज़ कॉमन होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान में, जब ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं उसके दौरान में आपका ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाता है और ख़वातीन को डायबिटीज़ हो जाती है, वो गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ उसको कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है, नॉर्मली टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत ही यंग एज में शुरू हो जाती है। ये आपकी बचपन ही से शुरू हो जाती है। इसके अंदर जो है आपका जो है वो क्या नाम है, इंसुलिन की बिल्कुल या तो होता ही नहीं है सिरे से, या इंसुलिन आपके जिस्म में नहीं बन रहा होता। बेशुमार असबाब होते हैं जिसके जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। तो इसके लिए इंसुलिन का बाहर से लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर इसीलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट या टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बचपन से शुरू हो जाती है। जो बच्चे हैं 2 साल की उम्र से भी डायग्नोज हो सकता है, 3 साल की उम्र से भी डायग्नोज हो सकता है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये आपके अपने हाथ में है। इसके रिस्क जो हैं वो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अंदर बेशुमार इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं और जिन लोगों को डायबिटीज़ टाइप 2 हो सकती है वो नॉर्मली एज रिलेटेड होती है। जब आपकी उम्र 30 से 40 से ऊपर पहुँचती है तो आपके अंदर, कुछ लोगों के अंदर ग्लूकोज इंटॉलरेंस पैदा होता है। ख़ास तौर से हम बात करेंगे पाकिस्तानी कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी के अंदर डायबिटीज़ टाइप 2 जो है ये हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है और उसके बेशुमार असबाब हैं। एक तो सबसे बड़ा जो है हमारे जेनेटिकल फैक्टर्स है कि आप जीन कैरी कर रहे हैं। अगर आपके ख़ानदान में आपको फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को, माँ, मदर को, फादर को या बहन भाइयों को डायबिटीज़ है तो आप जीन आपके फादर से, दादा से, नाना से कैरी कर रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ होने का ख़तरा होता है। उसके अलावा जो है ज़्यादातर जो डायबिटीज़ टाइप 2 का जो होता है मसला, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या चीज़ें शामिल होती हैं कि आप एक्सरसाइज नहीं बिल्कुल करते, आपका लाइफ स्टाइल, खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, हाई कैलोरीज़ लेते हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी है आपकी, और ये लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, और डाइट में बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाना या अनरिलेटेड या अनहेल्थी खाने खाना, उसकी वजह से आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब आपका वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज इंटॉलरेंस आस्ता आस्ता शुरू हो जाता है। इनिशियली हम टाइप 2 में ख़ास तौर से मैं सब लोगों को एडवाइस करूंगा जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है। अगर आपको 40 साल से, हमारी बल्कि तो 35 के अंदर में, 32 में भी डायबिटीज़ देखी है अपने पाकिस्तानियों के अंदर मैंने, लेकिन अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो ख़ास तौर से यूके में हम रहते हैं तो यूके में अपने तमाम, मैं पेशेंट्स को एडवाइस करता हूं कि आप अपने जीपी के पास जाएं और इसका जो है वो फ्री चेकअप होता है। आप अपनी प्रैक्टिस नर्स के साथ जीपी सर्जरी के अंदर या जनरल प्रैक्टिशनर जो हैं आपके जीपी में अपॉइंटमेंट बनवा करके और वहाँ अपने डायबिटीज़ का चेक ज़रूर करवाएं, क्योंकि अक्सर डायबिटीज़ की अलामात नहीं होती हैं। आप डायबिटीज़ लेके फिर रहे होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि डायबिटीज़ आपको हो चुकी है नहीं। तो रैंडमली आपका कोई ब्लड टेस्ट हुआ या किसी और बीमारी की, जैसे आप हॉस्पिटल में दाखिल हुए और आपका ग्लूकोज चेक किया गया तो पता चला कि जी आपको तो डायबिटीज़ है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ क्या होती है। ये ख़ास तौर से उन ख़वातीन में होती है जो प्रेग्नेंट होती हैं। ज़्यादातर इसमें भी गैस्ट्रेशन में रिस्क फैक्टर्स वही होता है कि उन ख़वातीन का जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है या ओबीज़ होती हैं या ओबेसिटी होती है, उनको ज़्यादा जब वो प्रेग्नेंट हों तो प्रेगनेंसी के अंदर चूँकि आपका जो इंसुलिन और तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो ग्लूकोज इंटॉलरेंस शुरू हो जाता है। तो अक्सर हम ख़वातीन में यूके के अंदर तो गाइडलाइन प्रोटोकॉल्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को अक्सर
अक्सर ग्लूकोज इंटॉलरेंस टेस्ट या उनकी शुगर को मॉनिटर किया जाता है ताकि उनको पता लगा सके कि अगर गैस्ट्रेशन में उनके प्रेगनेंसी के दौरान में कहीं डायबिटीज़ तो उनको नहीं हो रही है। तो ये 3 टाइप्स हैं डायबिटीज़ की। अब हमारी टेलीफोन लाइन जो है वो खुल चुकी हैं, तो आप जो है हमारे साथ ज़रूर शामिल हों। और हमारा ख़ास तौर से पाकिस्तान में हमारा शो काफ़ी देखा जा रहा है, वहाँ से बहुत कॉलें आती हैं और मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने पाकिस्तानी व्यूअर्स का और नाज़रीन का और सामीन का कि आप बहुत दिलचस्पी से हमारा प्रोग्राम देखते हैं और हमारे साथ शामिल भी होते हैं और शो के अंदर कॉल मिलाते हैं और हमसे फीडबैक भी। इसके लिए हमारे लिए फ़ीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप हमें साथ साथ फीडबैक भी देते रहें और जो है हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल भी हों, जो भी सवाल आप करना चाहें। अच्छा, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं नाज़रीन के डायबिटीज़ से कैसे बचा जाए। तो जैसे मैंने बताया था कि डायबिटीज़ टाइप 2 के जो है वही रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी हमने बात की थी कि अगर आप डायबिटीज़ तमाम उन लोगों को जो 30 से ऊपर हों या 20 से ऊपर हों, ख़ास तौर से 30 से जिनकी ज़्यादा उम्र है, उनको तो एक्सरसाइज का अपना मामूल बनाना चाहिए। हमारे यहाँ यूके में तो खैर वेदर काफ़ी ख़राब रहता है, तो लोग अक्सर जो है वो बाहर निकलने से, बारिश से, सर्दी से घबराते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे नाज़रीन सामीन देख रहे हैं, वहाँ तो वेदर के इतना बड़े मसाइल नहीं है। आपको जो है वो वेदर जो है वो बहुत अच्छा सनी रहता है, तो आपको ज़रूर अक्सर रोज़ाना कम से कम आधा से पौना घंटा एक्सरसाइज को मामूल बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही में स्पेशली जाके एक्सरसाइज करें या मशीन पे चढ़ के ट्रेडमिल के ऊपर आप तेज़ी से एक्सरसाइज करें, दौड़ लगाएं। अगर तेज़ ब्रिस्क वॉक जिसको कहते हैं, तेज़ वॉक, तेज़ी से आप चल लें आधा से पौना घंटा, अगर हफ्ते में 4 से 5 बार भी अगर रेगुलर आप करें तो इतनी एक्सरसाइज आपके लिए इनफ होती है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फैक्टर है जिनमें डायबिटीज़ हम लोगों में ज़्यादा कॉमन होती है, हमारे डाइट का जो लाइफ स्टाइल सेडेंट्री के, हम रात को एक तो हम हाई कैलोरीज खाने खाते हैं, नाश्ता बहुत हैवी होता है, फिर लंच टाइम होता है। ख़ासतौर से पाकिस्तान में तो 3 टाइम खाना जो है वो एक ऑब्लिगेशन के तौर पे बना हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस्लामी तरीके से खाएं, कम खाना खाएं, लाइट फूड लें, ज़्यादा कैलोरीज ना लें। नॉर्मली जो इंसान को ज़रूरत होती है कैलोरीज से 2 से 2,500 की कैलोरीज होती है। डिपेंड करता है आपको कि आप कितनी एक्सर्शन करते हैं, आपका काम क्या है। अगर आपका ऑफिस का काम है, अगर ऑफिस में सारा दिन बैठे रहते हैं, या वो ख़वातीन जो घर में अक्सर घर में रहती हैं, घर के काम काज करती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज या कोई एक्सर्शन वर्क उनकी ज़िंदगी में शामिल नहीं है, तो उन लोगों को 2 से 2,000 से ज़्यादा कैलोरीज़ की अक्सर ज़रूरत नहीं होती। तो उनको जो है उसी हिसाब से अगर आप नाश्ते के अंदर 2,000 कैलोरीज़ खा लें और फिर दोपहर का खाना भी खाएं, इसमें भी आप 2 से 3,000 कैलोरीज़ खा लें, और फिर अगर 3 कोर्स मील रात में भी खाएं, और उसमें भी जो है आपको जो एक कॉलर है नाज़रीन हमारे साथ, एक कॉल ले लेते हैं, उसके साथ आपके साथ शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सिस्टर कहाँ से बात कर रही थी? जी, मैं लंदन से बात कर रही हूँ, समीना जाफी मेरा नाम है। जी जी। और हर प्रोग्राम आपका आ रहा है, इसमें अब्बास साहब से, डॉक्टर अब्बास साहब से बात कर रही है डायबिटीज के सिलसिले में। जी जी, आप बोल रही हैं, मैं डॉक्टर अब्बास से बात कर रही हैं। समीना पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कहना चाहिए दुखता हुआ टॉपिक रखा है। और उसमें यह है कि खवातीन वाकई यहाँ ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मुझे अभी तकरीबन 6 महीने पहले डायग्नोज हुई है। जी जी। और अब मेरी थोड़ी इंक्रीज होना शुरू हुई है, तो 52 हुई है, पहले 40 में समथिंग में आ रही थी। जी जी। अब मुझे पता नहीं चलता कि इनके जो हम डायबिटीज चेक कराते हैं क्लिनिक में, सर्जरी में, उसकी कुछ और रेटिंग होती है, जो हम अपने मॉनिटर पे करते हैं उसकी कुछ अलग रेटिंग होती है। जी जी, तो बिल्कुल। आप इसका फर्क बताइए जी जी, अभी बता जी, जरूर बता। और दूसरी बात यह है कि वो उन्होंने मुझे मेटफॉर्मिन 500 टैबलेट दी है। ठीक है। उसमें अब ये उन्होंने कहा 3 लेनी है आपको दिन में। जी जी जी। 3 तो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मैं नॉर्मली 1 खाने के बाद रात में ले लेती हूँ। जी जी जी। तो आप बताइए कि क्या हम खुद से इस तरह करना ठीक है या नहीं? बिल्कुल नहीं, आप प्रोग्राम देखते रहिए, अभी इस पर बताता हूँ आपको, और इंशाल्लाह आपको दोनों चीज़ों का डिफरेंस बताऊंगा। और मेटफॉर्मिन मेरी एडवाइस यही है कि जैसे डॉक्टर्स के आप शो देखते रहिए, इंशाल्लाह बात बताता हूँ आपको। शुक्रिया बहुत आपकी कॉल, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। The call cannot be transferred. हाँ, कॉलर ड्रॉप हो गए हैं, अब दोबारा कॉल मिला लीजिए। मिस जाफरी, आपने लंदन से कॉल की, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, और आपकी आज के टॉपिक से जो हम बात कर रहे हैं उससे डायरेक्टली रिलेटेड भी है। 2 चीज़ें मैं यहाँ आपको बताऊँगा कि पहली बात तो ये कि जो आपने सवाल किया कि जो आप मॉनिटर के ऊपर ब्लड शुगर चेक करती हैं उसकी रीडिंग, और जो GP सर्जरी में ब्लड टेस्ट होता है उसकी रीडिंग 2 डिफरेंट होती हैं। आप हवाला दे रही थी कि पहले आपकी 48 होती थी या 52 हो गई है, तो ये स्पेशल ब्लड टेस्ट होता है जिसको HbA1c
HbA1c कहते हैं, ये स्पेशल ब्लड टेस्ट जो HbA1c होता है ये सिर्फ लेबॉर्ट्री ही में होता है। आपके जीपी सर्जरी स्पेशल सैंपल लेके लेबॉर्ट्री भेजते हैं, वो रीडिंग कंप्लीटली डिफरेंट होती है। लेकिन वो रीडिंग जो है, एक और कॉलर हमारे साथ कॉल ले लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे आपकी बात को। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सॉरी कॉल दोबारा ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा शामिल हो जाइएगा हमारे साथ। तो जो स्पेशल ब्लड टेस्ट होता है जिसको HbA1c कहते हैं, वो सिर्फ लेबॉर्ट्री के अंदर होता है, और ये स्पेशल ब्लड टेस्ट आपकी डायबिटीज़ के कंट्रोल को 3 से 4 पिछले माह का आपको दिखा रहा होता है। और ये आपको डिफरेंस तो ये है इन दोनों के अंदर, जो आप मॉनिटर के ऊपर ब्लड शुगर करती हैं वो आपकी जो रैंडम जो कैपिलरी से आप फिंगर करके आपने फिंगर के ऊपर आप थोड़ा कैपिलरी ब्लड सैंपल से लेती हैं, वो शुगर जो रीडिंग होती है वो रैंडम ब्लड शुगर उसको कहते हैं, या आप खाने के बाद कर लें या फौरी तौर पे, वो रीडिंग जो है वो डिफरेंट होती है। और ये जो HbA1c होता है ये स्पेशल ब्लड टेस्ट होता है, इसके अंदर वो देखते हैं कि शुगर जो लॉन्ग टर्म के अंदर पिछले से 3 से 4 महीने के अंदर जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके साथ जाकर शुगर जब लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उनके साथ अटैच होती है। तो ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट टेस्ट हैं, दोनों की रीडिंग भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। आसान आपको कर दूं कि जो आपने रीडिंग करनी है, आपका टारगेट जो है, जो सुबह आप मॉनिटर से शुगर करती हैं, अगर आप फास्टिंग शुगर करें तो आपका रीडिंग जो है वो 7 मिलीमोल से कम होनी चाहिए। आपका टारगेट 7 का होना चाहिए फास्टिंग से, नाश्ते से पहले अगर आप शुगर चेक कर रही हैं। और अगर खाने के बाद आप शुगर चेक कर रही हैं तो वो आपका टारगेट 10 या 11 से कम होना चाहिए, ये आप याद रखिएगा। बाकी जो टेस्ट है जीपी सर्जरी में वो डिफरेंट टेस्ट है। दूसरा जो सवाल था आपका मेटफॉर्मिन से रिलेटेड, कि आपके डॉक्टर ने कहा है कि जी आपको मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम 3 टाइम्स खानी चाहिए। तो देखें, मेटफॉर्मिन के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट मेटफॉर्मिन का होता है उससे आपका स्टमक अपसेट होता है, इंडाइजेशन होती है, थोड़ी सी ब्लोटिंग होती है, या नोज़ली या सिकली आप फील करती हैं, बाज़ का कुछ लोगों को डायरिया इस तरह के सब अलामात भी होती हैं। लेकिन मसला ये है कि चूँकि आपकी डायबिटीज़ जैसे बता रही थी कि 48 था, आपका 42 था और अब 52 पे आपका लेवल चला गया है। जो नॉर्मल लेवल होता है वो 43 से कम जो लेवल होता है वो नॉर्मल होता है। और हमारा टारगेट होता है कि आपका टारगेट जो डायबिटिक टाइप 2 वाले हैं जैसे आप हैं, आपका लेवल 48 से कम, 48.9 या 49 से कम होना चाहिए। अगर 49 से ऊपर जा रहा है आपका लेवल, इसका मतलब ये है कि जो लॉन्ग टर्म आपका जो ब्लड टेस्ट है ये 3 महीने वाला जो ये लेवल, इसका मतलब डायबिटीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर कंट्रोल में नहीं है तो फिर ज़ाहिर तब आपको बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया कि मेटफॉर्मिन एक सुबह दोपहर शाम खाएं। ये डोज नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल डोज है 500 मिलीग्राम 3 से। जो मैक्सिमम डोज होता है मेटफॉर्मिन का 1 ग्राम पर डे होता है, जिसमें हम 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम को 2 ग्राम रेगुलर खिलाते हैं। यानी कि 4 गोलियां मैक्सिमम डोज तक आप खा सकती हैं। और 3 गोलियां तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं, 3 गोलियां तो बल्कि मैक्सिमम डोज से भी कम है, तो कोई आपको इसमें परेशानी की बात नहीं। 3 गोलियां रेगुलरली खाइए, क्योंकि शुगर आप सुबह खाना खाएंगी, फिर दोपहर खाएंगी, रात में खाएंगी, तो अगर ये जो दवा की मिकदार आपके ब्लड के अंदर कम होगी तो आपकी डायबिटीज़ का कंट्रोल जो है वो करना खासा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ ज़रूर ये इस बात के ऊपर इन्फोर्स करूँगा कि जैसे आपने डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है उसी तरह से मेटफॉर्मिन को खाइए, वरना फिर आपके शुगर अगर कंट्रोल ना हो तो फिर आपके इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। आप चूँकि डायबिटीज़ की बात हो रही है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं नाज़रीन आपकी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर भी, क्योंकि मिस जाफरी ने लंदन सवाल किया था कि अगर डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में ना हो तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन और मसाइल पैदा हो सकते हैं। सबसे बड़ा डायबिटीज़ जो है, चूँकि मेटाबॉलिक डिजीज़ हम इसको कहते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ का मतलब ये है कि आपके अंदर जो है वो शुगर या जो सारी चीज़ें हैं आपका जो है मेटाबॉलाइज नहीं हो पा रही हैं। होता भी एक और कॉलर हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं जी? जनाब मैं सिटी से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से? हाँ बिल्कुल जी, कौन से शहर से बोल रहे हैं अहमद साहब? सिटी से जनाब। अच्छा, सिडनी से। क्या सवाल करना चाहते हैं, पूछिए। यार मेरे भाई का थोड़ा मसला है, उसे रात को नींद नहीं आती। कितनी उम्र है आपके भाई की? तकरीबन 40 ईयर्स है। अच्छा, पहले थोड़ा मैदे का मसला था, मैदे का मसला सही हुआ नहीं हुआ, रात को तो वो शादीशुदा हैं, कोई परेशानी है उनको? सारी रात जी, घूमता रहता है सारी रात, बेचैनी है। अच्छा, तो कोई किसी डॉक्टर को दिखाया है कि कोई दिमागी डॉक्टर को किसी को चेक करवाया कि क्या कोई परेशानी है उनको, या जॉब की परेशानी है, या कोई माली परेशानी है, या कोई स्ट्रेस है, कोई ऐसी जहनी परेशानी तो नहीं है उनको? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। एक और कॉल लेते हैं भाई पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से काफ़ी कॉलें आ रही हैं और ये सिडनी से हमारे जो है भाई पाकिस्तान से बात कर रहे थे और सवाल कर रहे थे कि इनके भाई को नींद नहीं आती। मैं कुछ पूछना चाह रहा था कि तफसीलात के अक्सर नींद ना आने की बेशुमार वजूहात होती हैं, जैसे कि आप ख़ुद ही बता रहे थे कि उनको पहले स्टमक का मसला होता था, गैस का प्रॉब्लम होता था, तो उसकी वजह से उनको नींद नहीं आती थी। गैस का प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। उसके असबाब सिंपल से हैं, क्योंकि हम लेट नाइट काफ़ी लेट नाइट खाना खाते हैं, बहुत हैवी खाना खाते हैं, और जब लेट नाइट और हैवी खाना खाएंगे उसके बाद आप वॉक भी नहीं करते और फ़ौरन आप बिस्तर में चले जाएं या बैठ के टीवी देखते रहें, तो उससे ये होता है कि स्टमक को जो है वो बहुत ज़्यादा आप पढ़ लेते हैं, तो खाना इंडाइजेशन और ब्लोटिंग शुरू हो जाती है। नॉर्मली हम एडवाइस करते हैं कि आप खाना तीनों टाइम खाएं, खाने को कोई मना नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम हैवी खाना खाते हैं तो स्टमक में आपके, जब भी आप खाना खाते हैं तो बेशुमार आपका स्टमक जो है, मैदा जो है वो खाने को तोड़ने की कोशिश करता है। एक और कॉलर हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। जी कॉल ड्रॉप हो गई है तो दोबारा आप कॉल कर लीजिए, प्रोग्राम में आप शामिल हो जाइए हमारे साथ। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आप कॉलें कर रहे हैं और हमें फीडबैक दे रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप लेट नाइट खाना खाएं तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि आपका इंडाइजेशन नहीं होती और खाना हजम नहीं होता, तो उसके आप तेज़ाबियत होने की वजह से आपका अनकंफर्टेबल फीलिंग होना शुरू हो जाती है और आप जो है वो सो नहीं पाते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप हमसे बात कर लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सिस्टर, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, मैं डॉक्टर जी डॉक्टर साहब से आप बात कर रही हैं, आप लाइव टीवी में हेल्थ शो में लाइव हैं, आप सवाल कीजिए, नाम बताइए और शहर का नाम बताइए। हेलो जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और सवाल कीजिए। सिस्टर आप अपने खैरपुर से बात कर रही हूँ। जी खैरपुर सिंध से, आप अपने टीवी का वॉल्यूम सिस्टर कम कर लें और हमसे सवाल करें। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए और हमसे बात कीजिए, क्योंकि आप सुन नहीं पा रही हैं। मुझे आवाज़ आपकी आ रही है, आप सवाल आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके मुझसे सवाल कीजिए। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका, पूछें। से बात कर जी आप बात कर रही हैं, आप सवाल कीजिए सिस्टर। जी आप सिंधी में सवाल कर लें, कोई बात नहीं। मुझे तहां सिंधी में ॻाल्हि आयो, मूंखे सिंधी समझ ईंदी आहे, तव्हां सिंधी में सवाल कयो, मां तव्हांखे जवाब सिंधी में ॾींदुसि, फिक्र न कयो। तव्हां सवाल कयो, छा सवाल आहे सिस्टर, तव्हांजो छा था पुछणु चाहियो? मुंहिंजे चाचे खे साई आहे न। अच्छा, घणो अर्सो थियो आहे साईअ खे? हा, त पोइ मन कान खाईंदा न, हज़म न थींदी अथसि। न तव्हां चाचे खे केतिरी उमिरि केतिरी आहे तव्हांजे चाचे जी? 35 साल उमिरि अथसि। त हुनजो साईअ जो कोई डॉक्टर खे ॾेखारियो अथव? हा, इलाज बि हलियो आहे, दुकान वारी इलाज ॾियो अथसि। तव्हां किथे खैरपुर मेरे सां ॻाल्हायो थियो? हा मां हुन में डॉक्टरनि छा ॿुधायो आहे, को हेपेटाइटिस त न निकितो आहे हुननि जो? छोकी साई जो मेन रीज़न आहे पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी ऐं हेपेटाइटिस सी तमामु कॉमन आहे। उते हेपेटाइटिस सी जी वजह नाल साई थी वञे, जंहिंजे करे जिगर खे इफेक्ट थी थो वञे, जिगर जी बीमारी शुरू थींदी आहे ऐं पोइ तव्हांखे साई जो लेवल जेको आहे बिलिरुबिन वधी थो वञे। उन में मां तव्हांखे इहो मशवरो ॾींदुसि त खैरपुर में त कोई लिवर जो स्पेशलिस्ट कोन्हे, छो त मां पाण खैरपुर जो आहियां, खैरपुर में मां रही भी आयो आहियां। असांजे कराची या हैदराबाद में तव्हां चाचे खे वठी वञो, जेको लिवर जो स्पेशलिस्ट आहे, जेको ख़ासि तौर ते जिगर जी बीमारी, लिवर स्पेशलिस्ट हूंदो आहे, जंहिंखे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट चवंदा आहिनि, जेको जिगर न आहे, जिगर जो स्पेशलिस्ट, उन वटि तव्हां वठी वञो, उहो पोइ तव्हांखे जेको आहे इलाज कंदो। तव्हां प्रोग्राम ॾिसो, मां तव्हांखे जवाब ॾियां थो, ठीकु आहे। एक और कॉलर है जी, कॉल ले लेते हैं और फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं जी? जी खादिम साहब खैरियत से हैं? बड़ी आप मुझे खुशी होती है जब आप फ़ोन करते हैं, बहुत शुक्रिया। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं और हमें दुआओं में भी याद रखते हैं, और इंशाल्लाह सब लोगों की दुआओं से देखें आपकी बीमारी भी बेहतर हो रही है, अल्लाह ताला और आपको साथ दे। क्या कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि मॉडेस्टी बियॉन्ड बिलीफ। जी एब्सोल्युटली। आपका बड़ापन है
कि मुझ जैसे छोटे से आदमी अरे नहीं 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 खान साहब, बड़ी बड़ी जात अल्लाह ताला की है। इंसान सब हम जो हैं वो उसके वो है, इंसान कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब अल्लाह ताला की बुजुर्ग जो दास है उसी की है, और तकब्बुर किसी को जायज नहीं। अच्छा, मैं क्रिसमस ईव को जी जी हॉस्पिटल गया था। मेरा ब्लड प्रेशर लो था ठीक है और मेरा टेम्परेचर बहुत हाई था। ठीक है वो तो रिकवर हो गया, मुझे उन्होंने 27 को डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है ठीक है लेकिन डॉक्टर साहब जब मैं घर आया तो मेरी चेस्ट जो थी वो बहुत बिजी थी ठीक है और मुझे फ्लेम बहुत ज्यादा आ रहा था। जी 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 बहुत थी। जी 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 तो डॉक्टर ने मुझे दी है क्लिथ्रोमाइसिन ठीक है और पेनाड्रासोलोन, ठीक ठीक वो जो स्टेरॉइड है, ठीक है स्टेरॉइड 8 टेबलेट जी इन द जी मॉर्निंग। जी 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 जी। तो अभी कुछ ठीक हुआ है लेकिन कंप्लीटली ठीक नहीं हो रहा। हाँ, आप प्रोग्राम देखते रहिए, मैं भी आपको जवाब देता हूँ। जो उन्होंने दिए एंटीबायोटिक के, ये पूरा कोर्स 1 हफ्ते का कर लें। अगर वीज ना आपकी ठीक हो तो फिर डॉक्टर से राब्ता करना पड़ेगा। आपको लंग्स का एस्मा या सीओपीडी का भी मसला है क्या? हाँ, मैं इनहेलर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, आप देखते रहिए, मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ आपको क्या करना है नेक्स्ट, मैं भी बताता हूँ आपको। आप प्रोग्राम देखते रहिए, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी सिस्टर, तहाँ खैरपुर सां ॻाल्हायो, तहाँ चयो त तहाँ जे चाचे खे जेका है वो साई आहे। एक और कॉलर है पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी जी, कौन कहाँ से बोल रही? जी सिस्टर, आपकी कॉल लाइव है, तहाँ खैरपुर सां ॻाल्हायो ना अगेन। जी हम से बात कर रही हूँ। जी आप प्रोग्राम देखती रहिए, मैं अभी आपको जवाब देता हूँ, ठीक है? जी जी, आपका क्या सवाल है, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरा तेरा बच्चा जो है वो पूरे महीने में जाया हो गया था। उसके बाद मेरा दूसरा बच्चा हुआ है, वो भी फोटो गया है। मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से कि क्या मसला है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपकी कितनी मिसकैरेज हुई है? 1 दफा हुई है या 2 दफा मिसकैरेज हुई है? 2 मरतबा हुई है। 1 मरतबा तो पूरे दिनों में ही जब मेरे पीरियड की डेट आ गई थी, जी जी जी, दिनों में मर गया था। आपकी गया था, उसके बाद दूसरा। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है सिस्टर? 31 साल। 31 साल है। और बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं इस वक्त? नहीं, बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं है तो पहला I'm very sorry कि आप बड़ा मुझे सॉरी कि आपको ऐसा परेशान। आप प्रोग्राम देखते रहे, बताता हूँ इसके बेशुमार का असबाब होते हैं मिसकैरेज के। और जो दूसरा आपका बच्चा हुआ था वो पूरा नॉर्मल पैदा होने के बाद उसकी डेथ हुई है, ये वो भी मिसकैरेज हुआ है? नहीं, वो सिर्फ 2 महीने का था, उसके बाद वो बच्चा गिर गया था। उसके बाद मुझे तकलीफ रहती है कि मेरा बच्चा नहीं होता। अच्छा अच्छा, तो अभी लास्ट टाइम आप कब प्रेग्नेंट हुई थी, कितना अर्सा पहले? 2 महीने पहले। 2 महीने, उसके बाद वो मिसकैरेज हो गई 2 महीने के बाद, और उसके बाद दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं? जी नहीं। ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहे, मैं अभी जवाब देता हूँ आपको, ठीक है जी? थैंक यू। ओके जी। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अच्छा, जो सिस्टर मैं अब थोड़ा सी जवाब दे लेता हूँ क्योंकि प्रोग्राम हम जो है वो हमारा काफ़ी सवाल हैं। सिस्टर तहाँ खैरपुर मिरस सिंध को कॉल कई बार भी खैरपुर मिरस सिंध जो आया मूंखे तमाम जैसे खैरपुर को कॉल इंदी है तो मूंखे तमाम खैरपुर मिरस की यादूं तमाम ताज़ी थी वेंदियूं आहिनि। मां ॾाढो पंहिंजी बचपन उते गुज़ारियो आहे। खैरपुर सुप्रिया साइंस कॉलेज में पढ़ंदो हुउसि, हुतां पोइ लाड़काने में BBS कयूं, उन खां पोइ लंडन हली आयुसि। त जेको तव्हां चयो त तव्हांजे चाचे खे साई आहे, साई जो तमामु जहिड़ो आहे मेन रीज़न पाकिस्तान में हेपेटाइटिस जी बीमारी तमामु ॾाढी कॉमन आहे। त हेपेटाइटिस C and B तमामु कॉमन आहे। जॾहिं तव्हांजो लिवर या जिगर ते इफेक्ट थो थिए हेपेटाइटिस जी वजह नाल, उन जे वजह खां तव्हांजो लिवर इफेक्ट थी थो वञे ऐं पोइ तव्हांजो हिकिड़ो लेवल हूंदो आहे जिस्म में खून में जंहिंखे बिलिरुबिन चवंदा आहिनि, उहो लेवल हाई थियणु शुरू थी वेंदो आहे ऐं तव्हांखे पोइ साई या जॉन्डिस थी वेंदी आहे। साईअ खे इंग्लिश में जॉन्डिस चवंदा आहिनि ऐं सिंधीअ में साई। हिन जो मां तव्हांखे इहो मशवरो ॾींदुसि सिस्टर त तव्हां पंहिंजे चाचे खे कराची या हैदराबाद जेको जिगर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूंदो आहे, लिवर स्पेशलिस्ट जंहिंखे चवंदा आहिनि, या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इहे स्पेशलिस्ट हूंदा आहिनि हेपेटाइटिस जी बीमारीअ जा, या तव्हांजो जॉन्डिस या लिवर स्पेशलिस्ट चवंदा आहिनि। लिवर या हेपेटोलॉजिस्ट हिते UK में असां चवंदा आहियूं, उहो तव्हां लभो ॻोल्हियो को हैदराबाद या जेको हैदराबाद लियाकत मेडिकल कॉलेज जाम शोरो हुते, या कराची जेके मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आहिनि उते तमामु वॾा वॾा स्पेशलिस्ट आहिनि। उते तव्हां चाचे खे वठी वञो, उन्हनि जी स्क्रीन
स्क्रीनिंग करण ज़रूरी आहे, हेपेटाइटिस जो मालूम करण ज़रूरी आहे त हेपेटाइटिस जी बीमारी उन्हनि खे आहे, हेपेटाइटिस जी आहे त हुनजो हेपेटाइटिस जो इलाज करण ज़रूरी आहे। हेपेटाइटिस तमामु ख़तरनाक बीमारी आहे जंहिंजे करे तव्हांजो लिवर डैमेज थो थिए। जे हेपेटाइटिस तव्हांखे क्लियर न थींदो त लिवर कैंसर भी थी तो सके। कैंसर पाकिस्तान में हेपेटाइटिस रिलेटेड कैंसर काफ़ी तमामु कॉमन आहे, को घबराइण जी अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे। हेपेटाइटिस सी जो या बी जो इलाज पाकिस्तान में भी मौजूदु आहे, हिते भी मौजूदु आहे। डिपेंड करिणो आहे तव्हांखे त रही राइट ट्रीटमेंट तव्हांखे मिले। इन जे करे मां चयो जेके नंढा डॉक्टर ख़ैरपुर में हूंदा उन्हनि खे इन बीमारियुनि जी ख़बर भी कान पवंदी, उहो इलाज भी सही न ॾींदा। त इहा मिसकंसेप्शन न कयो त तव्हां माण्हुनि खे ॾेखारियो जी साई जो जेको आहे दुआ करायो, उहा ज़रूरी आहे दुआ कराइण, उहो सॼी सभु शयूं ठीकु आहिनि, पर जांडस जो साई जो जेको मेन प्रॉब्लम आहे उहो हेपेटाइटिस सी या बी जो इलाज उन जो हेपेटाइटिस खे ख़तमु करणु तमामु ज़रूरी आहे। हेपेटाइटिस जो तव्हांखे ब्लड टेस्ट थींदा आहिनि स्पेशल, उन में लेवल चेक कबो आहे त हेपेटाइटिस जो वायरस केतिरो तेज़ीअ सां ब्लड में या तव्हांजे लिवर खे डैमेज कयो आहे। लिवर जो स्पेशल स्कैन या अल्ट्रासाउंड थींदा आहिनि, उन सां ख़बर पवंदी आहे त लिवर ते केतिरी डैमेज आई आहे। इहो जॾहिं ताईं स्टैब्लिश न थींदो त तव्हांजो लिवर चाचे जो केतिरो डैमेज आहे, हेपेटाइटिस जो लेवल किथे थो पुॼे, हेपेटाइटिस जो इलाज जे नथो थिए त साई जो इलाज मुकमिल तौर ते न थी सघंदो। साई ख़तमु थी वेंदी टेम्परेरी, पर तव्हांजो लिवर जहिड़ो डैमेज थी वियो त लिवर तमामु ख़तरनाक कमु थी वेंदो। त मां तव्हांखे इहो गुज़ारिश कंदुसि तव्हां ज़रूरु कंहिंजे लिवर जे स्पेशलिस्ट खे दिखारियो। ठीक है जी। खालिद साहब आपने बात की थी, खालिद साहब आपको बता देते हैं कि अगर आपको जैसे बता रहे थे कि आप इन्हेलर भी इस्तेमाल करते हैं, आपको एज़मा भी है तो, और आपको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक क्लेथ्रोमाइसिन और प्रेडिसोलोन दी हैं, तो ये होता है खान भाई साहब के जब आपको एज़मा का अटैक हो जाए या चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो, तो ये अक्सर कॉमन होता है उन लोगों को जिनको एज़मा हो या कोई और लंग्स की बीमारी हो, तो इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि आपको इन्फेक्शन हुआ था, आपका टेम्परेचर हाई था, ब्लड प्रेशर भी लो हो गया था और हॉस्पिटल दाखिल हुए थे आप, तो इन्फेक्शन जब तक क्लियर नहीं होगा तो लंग्स के ऊपर इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, आपकी लंग्स वीजी हो जाती है, आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो आपको डॉक्टर्स ने बिल्कुल आपको सही एंटीबायोटिक और प्रेडिसोलोन दिया हुआ है, आप ये एक कोर्स कंप्लीट कर लें। बाज़ औक़ात ये होता है खान साहब के 1, 4 या 5 दिन का जो कोर्स डॉक्टर्स अक्सर देते हैं प्रेडिसोलोन का, एंटीबायोटिक का, उसमें आपका इन्फेक्शन क्लियर नहीं हो पाता, तो बाज़ औक़ात हमें एक और एक्स्ट्रा हफ्ते का कोर्स भी देना पड़ता है। तो हो सकता है कि आपको 1 हफ्ते की बजाय 7 से लेकर 14 दिन तक आपको प्रेडिसोलोन या एंटीबायोटिक खानी पड़े और अपने डॉक्टर से रब्ता करके चेस्ट का एग्जामिनेशन करवाना ज़रूरी है, पता चले कि आपका चेस्ट क्लियर हो गया। जब क्लियर हो जाए वीजी और इन्फेक्शन तो फिर आप दवाएं बंद कर दें। तो यही मैं आपको मशवरा दूंगा। अच्छा, पाकिस्तान खैरपुर मीरत से एक और सिस्टर ने कॉल की थी और उनकी उम्र 31 साल है। आप बता रही थी काफ़ी परेशान है। पहले तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको जो है वो बच्चे दे और इंशाल्लाह कोई आदमी उम्र आपकी ज़्यादा नहीं है, कोई परेशानी की ऐसी बात नहीं है। औरतों की फर्टिलिटी 31 साल की उम्र में कोई कम नहीं होती और माशाल्लाह आप 2 या 3 बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी हैं, तो प्रेग्नेंट दोबारा होना कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि मिसकैरेज हो रही है आपको, कि 2 बार आप प्रेग्नेंट हुई हैं, दोनों बार आपका जो है वो हमल गिर जाता है और बच्चा गिर जाता है। इसके बेशुमार असबाब होते हैं सिस्टर के जो मिसकैरेज होती है। अगर आप उर्दू समझती हैं तो मेरी बात आ रही होगी आपको समझ। सबसे पहले इसका इस्टेब्लिश करना ये होता है जो नॉर्मल ख्वातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनमें से 15 to 20% जो है वो मिसकैरेज या हमल उनका गिरने का चांस होता है। ये नॉर्मल अक्सर ख्वातीन में होता है, तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं। अच्छा, अब यह है कि अगर मुसलसल आपको मिसकैरेज 2 या 3 हो चुकी हैं तो उसके कुछ मेडिकल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका जो है वो प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ रही। तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि आप लाड़काना में या हैदराबाद में या कराची में किसी गायनेकोलॉजिस्ट को, जो इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, जिनका काम ही ये होता है कि जो औरतें ख्वातीन प्रेग्नेंट हो रही हैं और उनको बार बार मिसकैरेज हो रही है, उनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। लोकल खैरपुर में डॉक्टर को दिखाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं खैरपुर का हूँ, मैं खैरपुर में काम भी किया है मैंने और मुझे खैरपुर का काफ़ी पता है। मेरा नहीं ख्याल कि अब हो सकता है कोई वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट आ गए हों, लेकिन जो अच्छे नवाबशाह में, लाड़काना में, हैदराबाद में, ये जहाँ मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर और इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनके पास आप जाएं तो वो इसके स्पेशल ब्लड टेस्ट करते हैं जिससे ये पता लगाया जाता है कि कोई खून के अंदर या ऐसी कोई बीमारी है अंडरलाइन जिसकी वजह से आपकी जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है और आपको मिसकैरेज हो जाती है। तो इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो एक और कॉलर हमारे साथ कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी कॉल ड्रॉप हो गई है, आप फ़ोन कर लीजिए दोबारा।
एक और कॉलर थे, वो बता रहे थे पाकिस्तान से, हम उनका जवाब पूरा नहीं दे पाए थे, उनके भाई को नींद नहीं आती है। तो मैं ये बता रहा था, पूछना चाह रहा था कि उनको नींद क्यों नहीं आती। तो पहले तो सबसे पहले ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि उनको नींद आखिर क्यों नहीं आ रही है। जैसे आप बता रहे थे कि गैस्ट्रिक का मसला है, तो पहले तो गैस्ट्रिक का स्टमक का इलाज कराइए। उनसे कहें कि खाना बिल्कुल लाइट खाएँ, शाम में आधा पौना घंटा वॉक कर लें, वॉक करने से काफ़ी जिस्म के ऊपर रिलैक्स होता है। दूसरा जो मेन रीज़न होता है नींद ना आने का, जहनी बीमारियां हमारे कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। और आजकल तो जहनी बीमारियां इतनी ज़्यादा कॉमन हो रही हैं कि दिल की बीमारियों की तरह, डायबिटीज़ की तरह आम फैल रही हैं। तो इसका पता लगाना ज़रूरी है कि आपको भाई को कोई जहनी परेशानी है, कोई उलझने हैं, या कोई जॉब का मसला है, या कोई फाइनेंसिस, 3 चीज़ें ज़्यादा कॉमन होती हैं, या कोई घर में कोई परेशानी हो, या आपको नौकरी की परेशानी हो, या फाइनेंशियल रिसोर्सेज की परेशानी हो। अगर ये 3-4 परेशानी अगर आपको हों तो उसकी वजह से फिर ये होता है कि आपको जो है वो काफ़ी नींद नहीं आती। तो मैं एडवाइस करूँगा कि अपने भाई को वहाँ डॉक्टर्स को, लोकल को दिखाएं और किसी डॉक्टर से अच्छी तरह से ये पता लगाएं कि इसको नींद ना आने का रीज़न क्या है। दूसरे ये है कि जो जनरल एडवाइस है नींद ना आने की, मैं ये एडवाइस करता हूँ कि एक तो रात में खाना बहुत कम खाइए, 5-6 बजे लाइट सा हल्का सा खाना खा लीजिए। स्पाइसी खाना या फ्राई खाना रात में बिल्कुल ना खाएं, ताकि आपको स्टमक का, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये मेन रीज़न होता है जिसके जिससे आपके तेज़ाबियत और स्टमक में प्रॉब्लम होते हैं और दर्द शुरू हो जाता है या ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, तो आपको नींद नहीं आती। तो खाने का मामूल तब्दील कर दीजिए, बिल्कुल लेस स्पाइसी और खाना खा लीजिए। एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। कालें आ रही हैं लगातार, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान से ज़्यादा कालें आ रही हैं और कॉल जो है वो ड्रॉप हो जाती हैं। अभी हमारे प्रोग्राम का और 10-15 मिनट बचे हुए हैं, तो आप जो हैं वो कॉल ज़रूर मिला लीजिए। फ़ौरन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देंगे। तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि उनको ये किस तरह से इसका जो है वो करना चाहिए, नींद का पता लगाना चाहिए। अगर कुछ जहनी बीमारी, कुछ दवाएं भी होती हैं, नॉर्मली हम मशवरा देते हैं कि नींद की दवाएं ना दी जाएं, क्योंकि नींद की दवाएं इसका हल नहीं होता। अगर नींद ना आने का असबाब पता चल जाए कि नींद क्यों नहीं आ रही और उसका इलाज कर दिया जाए तो फिर मसला हल हो सकता है। एक्सरसाइज को मामूल बनाएं, रोज़ाना आधा पौना घंटा वॉक कर लें, शाम में खाना हल्का खाएँ, रूटीन बनाएँ, एक टाइम बना लें रूटीन का सोने का, 9, 10, 11 बजे एक टाइम फिक्स कर लें। और ख़ास तौर से शाम के अंदर जैसे टी है, काफ़ी है, ये फिज़ी ड्रिंक है, कोका वगैरह है, कोक है, इस तरह की चीज़ें ना पिएँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग चीज़ें ना करें। टीवी या जैसे कि मूवीज़ वगैरह, रिलैक्सिंग चीज़ें देखें, कोई किताब पढ़ लें, कोई दुआ पढ़ लें, कुरान की तिलावत कर लें। इन चीज़ों से काफ़ी इंसान को जहनी सुकून मिलता है। और जब जहनी सुकून आपको मिले तो नमाज के बाद दुआएं पढ़ के जो है नादिली का विर्द करें, और उसके अलावा जो है 2 सूरह यासीन पढ़ के उसका पानी पिएँ। तो ये काफ़ी चीज़ें जिससे जहनी सुकून आपको मिलता है और अल्लाह ताला आपको जो है वो फ़ायदा होगा। ओके जी, कॉल कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं जी? सर मैं बिलाल हुसैन बात कर रहा हूँ जनाब। जी बिलाल हुसैन साहब, कहाँ पाकिस्तान से बोल रहे हैं? जी जी सर, पाकिस्तान से ही बोल रहा हूँ। जी, कौन से शहर से बात कर रहे हैं? सवाल कीजिए, आप लाइव है शो में। जी जी सर, तहसील जतोई से बात कर रहा हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ है। अच्छा, मुजफ्फर। जी जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, क्या पूछना चाहते हैं जनाब, पूछिए। सर मैं हेपेटाइटिस डी का सर पेशेंट हूँ। अच्छा, हेपेटाइटिस डी। डी है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी और डी सर। ठीक है जी। सर डेल्टा जी हो गया, तकरीबन 7 साल हो गए सर मुझे। अच्छा, तो आपका इलाज हुआ हेपेटाइटिस डी का? वायरस किल हो गया है या अभी एरेडिकेशन ट्रीटमेंट हुई है आपकी? सर हेपेटाइटिस डी के तकरीबन मैं 30 इंजेक्शन लगवा चुका हूँ, पैगोसिस 180 माइक्रोग्राम के सर। ठीक है, तो अब मेरी जो लीवर स्टिफनेस है सर, लीवर स्टिफनेस है मेरी जो है ना वो 11.3 kP है सर। ठीक है। लीवर स्टिफनेस जो है 11.3 kP है, और जो ग्रेड है सर F3 F4 में है सर। जो एक टेस्ट होता है सर, जी अल्ट्रासाउंड का एक टेस्ट होता है ना। जी, उससे देखते हैं कि आपको। ठीक है। तो आप पूछना क्या चाहते हैं? रिकवर हो जाऊंगा या कि कुछ मसला रहेगा ये फॉरएवर के लिए? आपकी एज कितनी है? सर एज तकरीबन 40 के करीब ही हूँ सर। अच्छा, ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहे, मैं आपको बताता हूँ कि क्या होना चाहिए और इसके लिए क्या मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ठीक है जी, आप प्रोग्राम देखते रहे, मैं इसके बारे में। मैंने फाइब्रोस्कोर कराया है सर, फाइब्रोस्कोर। जी, फाइब्रोसिस मैं बताता हूँ आपको। स्कोर में सर
जी जी F3 F4 में है सर फाइब्रोस्कोर ना। ठीक है। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैं अभी जवाब देता हूँ आपको। ठीक है सर, ओके। मेहरबानी ना। ओके। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपसे बात कर रहा था बिलाल हुसैन साहब, आप हमारे साथ पाकिस्तान में शामिल हुए। माशाल्लाह आपको काफ़ी अपनी बीमारी के बारे में नॉलेज है। मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन करके कि आपने पूरी सारी स्कैन्स की और स्टेजेस भी आप मुझे बताएं। बेसिकली होता क्या है बिलाल साहब, मैं थोड़ा सा सिंपल लफ्ज़ों में आपको बता दूं कि जब आपको हेपेटाइटिस सी या बी या डेल्टा जो आपको वायरस है, ये पाकिस्तान में डेल्टा वायरस काफ़ी कॉमन है, अगर जब भी वायरस आपके लिवर को इफेक्ट करता है तो बेसिकली लिवर के अंदर आपके, जिसको उर्दू में सूजन कहते हैं और इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उसकी वजह से हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस कहते हैं बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को। तो आपकी लिवर के अंदर अगर जब भी लिवर मुसलसल वायरस, ये काफ़ी नास्टी और ख़तरनाक वायरस होता है, आपके लिवर के अंदर जाकर के बैठ जाता है और फिर इसका निकलना मुश्किल होता है। इसीलिए जैसे आप बता रहे थे कि आपने रेडिकेशन थेरेपी की है, 50 के करीब आपको इंजेक्शन भी लगे हैं, जो एंटीवायरल इंजेक्शन जिनको कहते हैं। अब मुझे ये पता लगाना आपको ज़रूरी है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि तफसीलात तो मैं मुझे पास चुके हैं, आपने थोड़ा सा मुझे ब्रीफ किया है कि फाइब्रोसिस की जो स्टेज है। तो होता क्या है कि जब आपको रिकरेंट इन्फ्लेमेशन होती है, मुसलसल लिवर के अंदर सूजन हो रही होती है, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, तो उसकी वजह से लिवर के अंदर स्कारिंग शुरू हो जाती है। स्कारिंग को बेसिकली फाइब्रोसिस कहते हैं। एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं आखिरी। अस्सलाम वालेकुम। जी सिस्टर, आप हेल्थ शो में लाइव हैं, डॉक्टर अब्बास से बात कर रही हैं। आप आपका कहाँ से बात कर रहे हैं सिस्टर, और बताइए, सवाल कीजिए। जी, मैं मोटापे के बारे में डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ कि मेरा मोटापा बहुत ज्यादा हो गया ऑपरेशन की वजह से। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था सिस्टर आपका? मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ था बच्चियों का। अच्छा, बच्चा बेबी हुआ था आपका ऑपरेशन के, और ऑपरेशन के बाद आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया? हाँ, वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपकी एज कितनी है? आपकी एज कितनी है? मेरी एज 27। अच्छा ठीक है। आप कहाँ खैर पाकिस्तान किस जगह से बात कर रही हैं? मैं तलगाम से बात कर रही हूँ। हैदराबाद से? तलगाम से। अच्छा ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहिए, मैं अभी आपको क्या बताता हूँ कि मोटापे के लिए क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का, आप हमारे साथ पाकिस्तान से शामिल हुई। तो मैं वो बात कंप्लीट कर लूँ बिलाल साहब आपके लिए। तो ये जो मुसलसल आपके लिवर के अंदर सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो लिवर जो है वो आस्ता आस्ता डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसको लिवर फाइब्रोसिस कहते हैं। तो जिन लोगों को हेपेटाइटिस होता है, यहाँ हमारे इंग्लैंड के अंदर एक प्रोटोकॉल है कि हर साल अगर आपकी लिवर का वायरस लोड करते हैं ब्लड टेस्ट करके कि आपके लिवर के ब्लड के अंदर वायरस का कितना लेवल मौजूद है। पहले तो ये पता लगाना ज़रूरी है कि वायरस आपका जो था बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है या नहीं, जो ट्रीटमेंट की थी उससे वायरस का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वायरस किल कर दिया गया है इंजेक्शन के ज़रिए से, और वायरस का लेवल लोड जिसको स्पेशल टेस्ट होता है, जिसको PCR टेस्ट कहते हैं, उससे पता चलता है कि लेवल लोड बाहर तो है नहीं, वो मॉनिटरिंग होती है हर साल। हम यहाँ जिनको कंप्लीट लिवर एरेडिकेशन हो जाती है वायरस की, उनका फिर हम हर साल अल्ट्रासाउंड स्कैन या एक स्पेशल ब्लड टेस्ट होता है जिसको फीटो अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल को मेजर करते हैं, क्योंकि स्पेशल हार्मोन होता है जो लिवर से रिलीज होता है। अगर उसका लेवल ज़्यादा हाई हो रहा है, इसका मतलब ये है कि लिवर के अंदर अभी आपकी सूजन या इन्फ्लेमेशन चल रही है। और हर साल तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, कोई घबराने की बात नहीं। लिवर आपका स्टेज 3 और 4 है, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लंग्स को, लिवर को डैमेज है, लिवर फाइब्रोसिस हो चुकी है आपकी। जो लिवर अगर मुसलसल तौर पर डैमेज हो चुका है या फाइब्रोसिस हो गई है, जो टिश्यू डैमेज हो गए, उनका तो दोबारा ठीक होना मुमकिन नहीं है। लेकिन लिवर का जो नॉर्मल हिस्सा है जो बचा हुआ है, वो फिर आपका लिवर टेक ओवर कर लेता है और आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। तो उसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। आप चूंकि उम्र आपकी यंग है, तो बिल्कुल आपका बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। कौन कॉलर है? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं जी? मैं से बात कर रहा हूँ जी। क्या पूछना चाहते हैं भाई, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है सर, ये मुझे 7 साल पहले बताया था, 8 साल। जी जी, गिरकान जो बनाया चाहिए। ठीक है ठीक है। ये तो ये इसका मुकम्मल जो है अच्छा इलाज कहाँ से करवाए? ठीक है, अभी मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम आपको हेपेटाइटिस डायग्नोज हुआ है, जो काली यरकान कहते हैं पाकिस्तान में, उसका मतलब ये होता है कि आपको हेपेटाइटिस C, B या D होगा। तो उसका इलाज हुआ है आपका? नहीं,
मैं थोड़ा बहुत तो कर लिया था पहले। अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें कि आप प्रोग्राम देखते रहिए, मैं इसी पे बात कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है आपको। ठीक है जी, आप प्रोग्राम देखते रहिए। एक और कॉलर लास्ट है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। दबा आया हूँ जी जी खादिम साहब जी, हुक्म करें जी। आज ये है कि मुझे हेपेटाइटिस बी 15 साल से है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मुझे मेरा पीसीआर जो था वो मिलियंस में चला गया। ठीक है ठीक है। और लॉग जो था वो 8 हो गया। ठीक है। और उसके बाद मुझे लिवर पर सोरोसिस हो गया। जी जी तो जी। मुझे जो दवाई दी उन्होंने वो नेशनल हेल्थ पर 500 पाउंड मंथ की आती है। ठीक है ठीक है। और अब मैं ले रहा हूँ VIRE ठीक है ठीक है जो ठीक है 250 पाउंड की आती है। ठीक है तो ठीक है। मेरा नेगेटिव हो गया, पीसीआर जो है वो मेरा नेगेटिव हो गया। दैट्स वेरी गुड। लेकिन कंसल्टेंट मुझे ये कहता है कि ये तुम्हारा जो वायरस है वो सीरियस सो गया है। जी 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 लेकिन ये हमेशा रहेगा। जी, तो जी। मुझे हर महीने 6 महीने के बाद मुझे 6 महीने की दवाई देते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं अभी बताता हूँ आपको, आप प्रोग्राम देखते रहिए क्योंकि हमारा आप नंबर अपना छोड़ दीजिए खान साहब। अगर स्टूडियो में आप नंबर छोड़ दें तो मैं आपको तफसील से प्रोग्राम के बाद जो है वो आपको कॉल कर लूँगा। नाज़रीन, हम आप कॉल नहीं ले पाएंगे, हमारा प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब इंशाल्लाह मैं माज़रत चाहूँगा उन तमाम कॉलर से जो कि हमारे जो है प्रोग्राम में पाकिस्तान से शामिल हुए और उनका हम जवाब नहीं दे सके। सिर्फ लास्ट मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर जो भाई रहीम यार खान से आपने बात की थी कि आपको काली यार खान या जिसको कहते हैं जांडस कहते हैं वो हुई थी। बेसिकली ये हेपेटाइटिस ही की वजह से हुई होगी। आपने रहीम यार खान से कॉल की, मैं इंतहा मशकूर हूँ आपका। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, आप बिल्कुल तफसील से अगले हफ्ते आपको तफसील से जवाब दूंगा, फिर अगले हफ्ते सैटरडे आप फिर फोन कर लीजिएगा कि आप वहाँ जो लिवर के जो स्पेशलिस्ट हैं खासतौर से रहीम यार खान में हैं, तो वहाँ से बहावलपुर मेडिकल कॉलेज है, आपसे बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। वहाँ लिवर के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जहाँ हेपेटाइटिस का इलाज होता है। तो आप वहाँ जा करके इस्टेब्लिश करें, आप लोकल डॉक्टर्स को ना दिखाएं, उनको इतना ज़्यादा मालूम नहीं होती। स्पेशल ब्लड टेस्ट करवाएं, हेपेटाइटिस के लेवल को चेक करें कितना लेवल है, उसके हिसाब से हेपेटाइटिस का इलाज हो। जब तक आपका हेपेटाइटिस का वायरस ख़त्म नहीं होगा, आपको जांडस किसी वक्त भी वापस आ सकती है और लिवर आपका मुसलसल अंदर डैमेज चल रहा होगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे वक्त का प्रोग्राम का बिल्कुल वक्त ख़त्म हो गया है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर यहीं आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक हमारी सिस्टर थी, उन्होंने बात की थी कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा है ऑपरेशन के बाद। तो अगले हफ्ते मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तफसील से। तो मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ कि जिन कॉलर्स का हम जवाब नहीं दे सके और उनको कॉलर्स को इंशाल्लाह मैंने सवाल लिख लिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी और आपको सवालों का जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।